इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 जो हमारा फिजिक्स का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे आने वाले जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जैक बोर्ड के एग्जाम में इस साल आएंगे, इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए बच्चा लोग आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है, टू चार्जेस 1 कूलम एंड -1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट. The potential at the center of line joining of the two charges will be. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर बच्चा हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं जिनके मान दिए हुए हैं, एक का मान दिया हुआ है बच्चा 1 कूलम और दूसरे का मान दिया हुआ है -1 कूलम। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी गई है 1 मीटर। तो बोला जा रहा है कि इन्हें मिलाने वाला जो लाइन है, इस लाइन के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान होगा। मान लीजिए पॉइंट पी है। देखिए, अगर बच्चा 1 मीटर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, अगर इनको मिड पॉइंट बता रहे हैं तो मतलब यहां से जो डिस्टेंस इसका आधा हो जाएगा, 0.5 मीटर यहां से हो जाएगा और 0.5 मीटर यहां से हो जाएगा। देखिए, सिंपल सा बात है, ये पॉइंट चार्ज से अगर हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज से अगर r डिस्टेंस पर अगर हमको पोटेंशियल का मान पता करना, अगर ये पॉइंट P है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर KQ/R। तो ये जो Q है ना बच्चा, यहाँ पर जो चार्ज है ना, यहाँ पर आपको विथ साइन रखना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस लिखिए और निगेटिव है तो माइनस रखिए। अब यहाँ हमारे पास दो चार्ज है, एक +1 है, एक -1। अगर हम +1 कूलम के कारण अगर पोटेंशियल V1 माने तो क्या फॉर्मूला बनेगा, के Q के जगह पर +1 कूलम और R है 0.5। अब अगर इसके कारण -1 कूलम के कारण अगर हम V2 बोले तो के Q के जगह पर -1 कूलम और इनके बीच का डिस्टेंस है 0.5। अगर देखिएगा ये माइनस K/0.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा K/0.5। तो अगर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना चाहे तो हम लिखेंगे V नेट, ये दोनों को जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2। तो दोनों को जोड़िएगा तो K/0.5 प्लस माइनस K/0.5, तो प्लस K/0.5 माइनस K/0.5, देखिए कट के हो गया बाबू, 0 घट के 0 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया 0 वोल्ट। ये पिछले साल ही पूछा हुआ एग्जाम में सवाल है आपके जैक बोर्ड में, ये 2025 में आया था 1 मार्क्स में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स each having capacitance C are placed in series, are connected in series, their equivalent capacitance। बोला जा रहा है बहुत इजी सवाल है, 2-3 बार पूछा हुआ है, लगातार पूछता है, बहुत इजी सवाल है। बोला जा रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C है, उन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं। 3 है, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी C और इसका भी C, इनको तीनों को जोड़कर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला जा रहा है। अब कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ोगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्योंकि 3 है तो 3 तक ही लेकर जाना है। तो 1/CS, देखिए सबका मान बच्चा C और C है, सिंपल है। तीनों कैल्शियम बाबू C हो गया, 1 + 1 + 1, 1/CS बराबर देखिए हो गया 3/C। तो CS का मान निकालना तो आप इसको उलट सकते हैं, पलट दीजिए तो ऊपर हो जाएगा C और नीचे आएगा 3, ये हो जाएगा C/3। और एक और है कि अगर कोई भी अगर इक्वल कैपेसिटेंस अगर सीरीज में जोड़े हुए हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि CS बराबर वैल्यू बटा इनके नंबर्स। अगर सबके मान बराबर है तो एक लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए सभी के वैल्यू तो C है और कितने कैपेसिटेंस है 3, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप C/3। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर। अब यहां अगर 1 होता, तीनों 1 होता तो डायरेक्ट लिखते आप 1/3।
अगर तीनों 3 होते तो डायरेक्ट लिखते 3/3, कट क्या हो जाएगा 1। और कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए बच्चा, हमारा जो अगला सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। एक मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चा इनफाइनाइट होता है। ये जैक बोर्ड 2 बार पूछा हुआ है। जितने भी सवाल हैं जैक बोर्ड के पिछले 5-7 साल के कलेक्टेड सवाल हैं, और जैक बोर्ड हर साल सवाल को रिपीट कर रहा है। तो सारे सवाल आपको बना दिए जा रहे हैं यहाँ पर, आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। एग्जाम से पहले आप एकदम इसको एक बार जरूर देखें, और अपने आसपास के जितने भी बच्चे भाई बहन जो आपके एग्जाम दे रहे हैं जैक बोर्ड का, उनको तक ये वीडियो को जरूर पहुंचाएं, लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें और आगे बढ़ाएं हमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चा, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डिपेंड ऑन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस चीज पर डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ प्लेट, मास ऑफ प्लेट, डेंसिटी ऑफ प्लेट एंड एरिया ऑफ प्लेट। देखिए, कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ C कैपेसिटेंस है, इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, A है एरिया, और D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। तो देखिए यहाँ पर मीडियम नहीं दिया गया है, एरिया दिया हुआ है, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट भी नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा एरिया ऑफ द प्लेट। इस पे 2-3 ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं जो अभी हम आपको कराने जा रहे हैं। और ये जो डेरिवेशन है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को प्रूव करने का डेरिवेशन आप जरूर करके जाएंगे। आपको इस चैप्टर से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में जरूर आने के चांसेस हैं, जरूर आने के चांसेस हैं। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ के जाएं। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चा वो है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स इज हेल्ड इट्स कैपेसिटी। अभी बोला था बच्चा आपको मैंने कि ये इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैक बोर्ड में। बोला जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिए, तो हैव कभी कभी लिखा होता तो बच्चा लोग को समझ में हो क्या रहा है। यहां मतलब ये कह रहा है कि आधा कर दिया है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया, तो बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो सीधा सीधी बात है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो कैपेसिटेंस और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये जो C है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, और जो D है वो बच्चा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। और आपको खुद ब खुद दिख रहा है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। मतलब ये अगर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घट जाएगी, और प्लेट के बीच की दूरी घटेगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। इस सवाल से डायरेक्ट हमें समझ में आ रहा है कि दूरी को आधा कर दिया है हमने। जैसे ही दूरी को आधा कर दिया मतलब डिस्टेंस हो गया कम, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा मतलब इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करने वाले ही ऑप्शन होंगे, तो डिक्रीज वाले को तो देखना भी नहीं। अब इंक्रीज 2 टाइम्स करेगा या 4 टाइम्स करेगा। देखिए हुआ क्या कि अगर 2 प्लेट हैं, इनका अगर मान लीजिए एरिया A है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। अब आपने एरिया में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, एरिया जस का तस है, लेकिन आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया। अब ये हो गया D/2, डिस्टेंस कम हो गया। अब कैपेसिटेंस को आप बोल दीजिए C डैश। मीडियम तो सेम है, कुछ मीडियम के बारे में बात नहीं किया गया, एरिया जस का तस है, डिस्टेंस आधा हो गया, ये D/2 हो गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये किसके बराबर हो गया? ये तो C के बराबर हो गया। तो C डैश बराबर 2 इंटू C, मतलब 2 टाइम्स बढ़ चुका है, तो इंक्रीजेस 2 टाइम्स। ये ऑप्शन नंबर सही। ये क्वेश्चन आ सकता है, कभी कहेगा कि एरिया बढ़ा दिया, कभी कभी का एरिया घटा दिया। तो इस तरह के सवाल आप इस टॉपिक पे कर सकते हैं, इसको आप करके जाएंगे, ऐसे सवाल आपके आने के चांसेस है इस बार एग्जामिनेशन में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज स्फीयर। बहुत बच्चा गलती करता है, एक चार्ज स्फीयर के बीच अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। ये याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जीरो मार के जाते हैं, जो गलत है। कांस्टेंट आपको मार के जाना। इसका ग्राफ भी होता है, पोटेंशियल और आर के बीच में अगर ये भी है, ये आर है, दूरी है, तो इस तरह का ग्राफ होता है। इनसाइड हमेशा पोटेंशियल जो होता है वो भी होता है कांस्टेंट। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं E बराबर dV बटा dr। अगर इसका मॉड ले लिया जाए तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि E बराबर dV बटा dr। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, ये हो गया हमारा dV बटा dr, तो dr इंटू जीरो जीरो बराबर dV, मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा। अगर पोटेंशियल में चेंज ही नहीं हो रहा, इसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है। ये हमारा ऑप्शन में बहुत सारे बच्चा गलती करते हैं, और जैक बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा जरूर। एकदम छोटा छोटा बात है, गलती कर दीजिएगा, सवाल हो जाएंगे गलत। अगला सवाल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर। ये भी पूछा हुआ सवाल, बहुत इजी सवाल है, डाइपोल के लिए है। देखिए, डाइपोल के लिए हम एक्सीएल पर ही बता दे रहे हैं, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास डाइपोल के बारे में पिछले ही सेशन में बताया था, दो चार्ज का सिस्टम, एक पर चार्ज माइनस क्यू, दूसरे पर प्लस क्यू रहता है। दोनों के बीच के अगर पॉइंट ओ मान लीजिए, इनके बीच का अगर आप डिस्टेंस मान लीजिए 2l, तो ये डिस्टेंस मान लीजिए बाबू हो जाएगा l, और ये क्या हो जाएगा l। जिस लाइन में दोनों डाइपोल जुड़े हुए हैं उस लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एक्सीएल। क्या बोलते हैं? एक्सीएल। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिएगा तो फॉर्मूला होता है 2kp। मान लीजिए ये सेंटर से r डिस्टेंस पर, फॉर्मूला होता है 2kp बटा r3। और अगर पोटेंशियल लिखिएगा तो होता है kp बटा r स्क्वायर। आप खुद को खुद देख रहे हैं, 2k कांस्टेंट है, 2kp तीनों कांस्टेंट है, kp कांस्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 बटा आर क्यू के प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल जो है 1 बटा आर स्क्वायर के। तो एक है क्यू, एक है आर स्क्वायर। देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ये ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पे। तो ऐसे सवाल पूछे हुए हैं, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने अपने मन से लिखा है, सारे जैक बोर्ड के ही सवाल है, और जैक बोर्ड के सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान रहे हर एक सवाल को आपको अच्छे से बनाकर जाना है। अगला सवाल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। बोला जा रहा है कि हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ये जो दोनों है ना, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, और दोनों का मान है कितना? 1 माइक्रोकूलम इसका भी मान है, और 1 माइक्रोकूलम इसका भी मान। बोला जा रहा है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला, क्या मान होगा? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R, ठीक है। तो K का मान रखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 का मान देखिए दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6, यहां भी दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, और R दोनों के बीच का दूरी है 1 मीटर। सॉल्व कीजिए, 9 गुना 1 गुना 1 9, 10 के पावर 9, और 6 6 10 के पावर -12, 1 है नीचे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए 9 हो गया, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 12 में से 9 घटा दीजिएगा, तो 10 के पावर -3, और एनर्जी है तो होगा बच्चा जूल। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये पूछा हुआ सवाल है, जब देख लीजिए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट सवाल, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये बहुत बेसिक सवाल है और पता नहीं जैकबोर्ड क्यों दे रहा है, फिर भी करते हैं। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या एनर्जी बटा टाइम भी लिख सकते हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी का ही बात दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी बटा टाइम।
तो P बराबर होता है E/T, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं E बराबर P इंटू टी, ये भी फॉर्मूला पढ़ना है। देखिए एनर्जी का होता है बच्चा जूल, पावर का होता है वाट, और टाइम का होता है सेकेंड। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो जूल होगा बाबू वो वाट सेकेंड के बराबर होगा। बस यही सा बात समझना है, सवाल सॉल्व। देखिए कहा जा रहा है 1 किलोवाट आवर। देखो जो किलोवाट है ना, वाट का बड़ा भाई है, और जो घंटा है ना वो सेकेंड का बड़ा भाई। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों को अगर हम वाट और सेकेंड में चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? 1 को चुपचाप छोड़ दीजिए, 1 किलोवाट में बच्चा हो गया 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना सेकेंड तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चा होता है 3600 सेकेंड। अब गुना कीजिएगा तो देखिए 1000 और गुना 3600, और बगल में क्या है वाट है, और साथ में क्या है सेकेंड। तो वाट सेकेंड को तो जूल कहते ही हैं हम लोग, इसको जूल लिख भी दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गुना कीजिए 36 और 3 2 5, 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा को आप लिख सकते हो 36 गुना 10 के पावर 5 जूल। देखिए नहीं मिल रहा क्योंकि एक पॉइंट लगा दिए तो क्या दिक्कत है, यहां से एक पॉइंट आगे बढ़ जाइए, इधर एक आगे चल जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। एक पॉइंट इधर आएगा तो एक पॉइंट पावर चढ़ जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए यही वाला बन जाएगा। इजी सवाल था, पूछा हुआ था, कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड। अभी तो बताया था स्फेरिकल सेल वाला, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस dV/dr। ये पूछा हुआ सवाल है इसलिए करा दिया। देखिए E बराबर माइनस dV/dr। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये भी ठीक क्वेश्चन है। If the air between two plates of parallel plate capacitor is displaced by a medium of relative permittivity K, then capacity will be। बहुत इजी सवाल है। कह रहा है कि अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया A है, जिसके बीच का डिस्टेंस D है, अगर पहले इसके अंदर एयर है, क्या है एयर, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, अभी तो पढ़े हैं, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D। इक्वेशन फर्स्ट मान कह रहा है कि अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया A है, इसके बीच का डिस्टेंस D है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो बताओ कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो सीधा सीधे समझ लेना, अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया गया है तो देख लेना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद K टाइम्स घटता है, घटेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है ना वो भी K टाइम्स घटेगा, लेकिन जो हमारा इसका जो कैपेसिटेंस है वो बेटा K टाइम्स बढ़ेगा। तो 3 सवाल यहां समझ में आए। पहली बात कि अगर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में अगर कोई भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करें तो हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा, और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। फॉर्मूला पढ़े हैं C बराबर Q/V। भी कम हुआ डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद तो कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा, तो डिक्रीज कांस्टेंट ये सब कुछ नहीं है इसे, ठीक है, K टाइम्स बढ़ जाता है। ये प्रूफ करना भी है, इसको करके जाइएगा आप अपने एग्जामिनेशन में, आता है सवाल इस। एक सवाल है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है U बराबर Q²/2C, ठीक है, ये भी होता है। यहां ऑप्शन नन ऑफ दीज नहीं है, यहां पर ऑप्शन सब है, ऑल ऑफ दीज, सारे ऑप्शन सही हैं। चाहे आप U बराबर Q²/2C लिखिए, चाहे हाफ CV² लिखिए, चाहे हाफ QV लिखिए, तीनों ऑप्शन सही है। ज्यादातर बच्चे ये रट के चले जाते हैं, फिर इसको रटने से कोई काम चलने वाला
नहीं। आप तीनों याद करके जाइए और तीनों कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोरेज के फॉर्मूले। ये जैक बोर्ड में आज तक जितने भी लगभग 8-10 साल में सवाल पूछे गए हैं बच्चा, इन सवालों को मैंने आपके सामने आज डिस्कस कर दिया है। चलिए आज हम आपसे बात करेंगे कि 2 नंबर के लिए कौन कौन से सवाल इस चैप्टर से हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला बात तो आपको पढ़ना चाहिए था और पढ़ना पड़ेगा भी, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसके एसआई यूनिट और इसके डायमेंशन भी लिख लीजिएगा। एक और पढ़ना है आपको, डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको आप पढ़ के जाइएगा। और एक चीज और कि क्यों दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये जैक बोर्ड ने आपसे सवाल पूछा है, तो इसको आप अच्छे तरीके से करके जाएंगे। ठीक है, इस तरह के सवाल जो 2-2 नंबर में इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, आपको इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए, वैल्यू याद करके जाइएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, फैक्टर्स affecting the capacitance of parallel plate capacitor। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जैक बोर्ड ने पूछे हैं सवाल, तो 2 नंबर में आपको ये सब लिखने को आ सकता है। आप अच्छे तरीके से लिख कर जाइएगा, याद करके जाइएगा, ऐसे सवाल को आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे तरीके से करके जाना है। देखिए, इस चैप्टर से कोई भी 5 मार्क्स का सवाल नहीं आता है, तो आपको सेक्शन सी में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलने वाला है, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाने हैं। 3-4 सवाल मैं लिख देता हूं। जो पहला सवाल है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V बराबर KQ बटा, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट axial position of electric dipole। डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, ये एकदम आपको याद करके जाना है। ये 2 फॉर्मूले आपको प्रूफ करके जाने हैं। तीसरा आपको जो फॉर्मूला प्रूफ करके जाना है, 3 मार्क्स वाले ही सवाल है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये भी आपको करके जाना है अच्छे तरीके से। जितना भी सवाल मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको सेक्शन सी में यही सब सवाल छपे हुए मिलेंगे, अगर आप सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बना लेते हैं। चौथा क्वेश्चन,
derive the expression of energy stored in the parallel plate capacitor। ये तीन, और साथ में आप इसके साथ एनर्जी डेंसिटी तक भी अगर आप ले जाते हैं, हाफ ई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट वाला अगर फॉर्मूला भी अगर आप कर लेंगे तो आप थोड़ा सा आपको सारी चीजें याद रहेंगी। लेकिन ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, जैक बोर्ड अभी तक पूछा है तो एनर्जी डेंसिटी तक ही सवाल पूछा है, इसको कर लीजिएगा। कम से कम तो 4 डेरिवेशन इस चैप्टर से आप अच्छे तरीके से करिए। आई होप बच्चा लोग आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा, और इस वीडियो को सभी बच्चों तक फॉरवर्ड करें जिन्हें आगे आने वाले फरवरी में जैक बोर्ड का 12th का पेपर देना है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।